हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम बात करने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। और इसके पीछे हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था ये स्टार्ट होता है 1848 से लेकर और रहेगा 1856 तक। ठीक है, 1848 से 1856। जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसके ठीक एक साल पहले तक। तो बहुत सारे काम यहाँ पे हुए हैं और पूरे के पूरे काम को हम लोग देखते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं इस टॉपिक को। देखिए, जब ये गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के, तो इस समय इनकी उम्र होती है 36 साल की। 36 वर्ष की उम्र थी और इन पे जो है दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया गया था। और ये आरोप क्यों लगाया गया था, तो ध्यान दीजिए, 1850 में सिक्किम के कुछ दूरवर्ती प्रदेश में जो दार्जिलिंग का हिस्सा था उसको जो है भारत में मिला लिया गया था। कुछ दार्जिलिंग का हिस्सा था उसको कहाँ मिला लिया गया था, भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, अव्यवस्था का आरोप लगा के। तो ये दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर इसको इनके ऊपर नहीं, मतलब कि इन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर इस चीज़ को किया था। इनके ऊपर क्या दुर्व्यवहार लगेगा, ये दुर्व्यवहार ही था कि किसी दूसरे क्षेत्र को भारत में शामिल कर लेना ये। इसके बाद देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, वो इनके काल में हुआ था 1848 से 1849 के टाइम पीरियड में। 1848 से 1849 के टाइम पीरियड में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 1852 में देखिए, 1848 में एक चीज़ हम लोग और पढ़े थे कि 1848 में जो है लाहौर की संधि भी हुई थी, लाहौर की संधि, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा 1852 में पंजाब का विलय कर लिया गया, पंजाब का विलय कर लिया गया। और द्वितीय आंग्ल युद्ध जो हुआ था, ठीक है, ये भी देखिए ध्यान से, लोअर वर्मा और पीगू का विलय किया गया था। लोअर वर्मा तथा पीगू का भी विलय किया गया था, किसमें, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद। 1852 में एक कमीशन बना, इनाम कमीशन। एक कमीशन बना, कौन सा कमीशन, इनाम कमीशन, जिसने क्या कहा, मेन चीज़ देखिए, एक लाइन में बात को समझिएगा। भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उनको छीनना किसका काम था, इस इनाम कमीशन का था। देखिए क्या होता था ना कि पहले एक ज़माने में जो राजा हुआ करते थे, वो मान लीजिए अपने कवि के ऊपर खुश हो गए, अपने सेनापति के या किसी स्पेशल सैनिक के ऊपर खुश हो गए, या किसी भी व्यक्ति के ऊपर खुश हो गए, तो खुश होकर उसे जागीर प्रदान कर देते थे, जागीर या असरफियाँ। तो मान लीजिए मुद्रा या असरफियाँ दे दी हैं तो बात तो समझ में आ गया, लेकिन अगर जागीर दे दी तो लाइफ टाइम रहेगा ना। जागीर मतलब ज़मीन दे दिया कि जाओ 5 बीघे की ज़मीन तुम्हारे नाम मैंने कर दी, तो अब वो अपना जीवन जाके वहाँ गुजारेगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन बनाया इसलिए कि ऐसे जागीरों का पता करो जो टैक्स नहीं देते हैं। तो उस ज़माने में क्या करते थे, राजा उन लोगों को दे दिया, तो जब राजा द्वारा दिया गया तो राजा उन चीज़ों पर टैक्स नहीं लेते थे। तो ये चीज़ें बनी हुई थी, तो लोगों में टैक्स देने की आदत नहीं थी, भूमि कर देने की आदत नहीं थी। तो इनाम कमीशन का काम था कि वो ऐसे जागीरों को पता लगाए, अब पता लगा के छीन ले, टैक्स ना मांगे, पता लगा के पूरी की पूरी जागीर ही छीन ले। तो ये काम करती थी इनाम कमीशन। 1852 में बनी थी, लॉर्ड डलहौजी ने इसको बनाया था। डलहौजी की व्यपगत या हड़प नीति सुना है ना, देखिए कई नाम से इसको जाना जाता है, व्यपगत नीति, हड़प नीति, चूक का सिद्धांत, गोद प्रथा निषेध, तो ये सारे कई नामों से इसको बुलाया जाता है। आखिर में ये था क्या, इस नीति में डलहौजी जो है 3 प्रकार की नीतियां बनाया था, 3 प्रकार के सिस्टम बनाया था कि हमको इसी ढंग से हमको काम करना है। पहला सिस्टम ये था इसका कि अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण जिन राज्यों में है, मतलब जहां डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में है, अंग्रेजी सरकार के हाथ में है, ऐसी जगह को जो है गोद या पूर्णतया प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, गोद प्रथा पूर्णतया प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, वहाँ गोद प्रतिबंधित नहीं होगा। अंग्रेजी सरकार के जो अधीनस्थ क्षेत्र हैं, मतलब कि पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं लेकिन अधीनस्थ हैं, वहाँ गोद लेने की से पूर्व जो है स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अगर गोद लेना चाहते हैं तो स्वीकृति की आवश्यकता होगी। गोद माने क्या होता है, अच्छा आप कंफ्यूज होंगे ना गोद लेने में। देखिए गोद लेने में ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए एक राजा है और एक रानी है, ठीक है, और राजा रानी का कोई बच्चा है, उसी के दौरान राजा की मृत्यु हो जाती है, तो सिंहासन पे अब कौन बैठेगा, तो वो बच्चा बैठ जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर ऐसा राजा रानी है जिसका कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो वह राजा किसी दूसरे बालक को गोद लेगा और उसको राजा बना दिया जाएगा। तो डलहौजी ने कहा नहीं नहीं, गोद नहीं ले सकते, गोद ले ही नहीं सकते। तो कहा उसने कि ऐसा राज्य जिसपे डायरेक्ट कंट्रोल अंग्रेजी सरकार का है, वहाँ गोद प्रथा पूर्णतया प्रतिबंधित ले ही नहीं सकते। कंट्रोल अंग्रेजी सरकार कर दी, तुरंत सत्ता अपने हाथ में ले लेगी,
तुरंत सत्ता अपने हाथ में ले लेगी। हाँ, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो सरकार, अंग्रेजी सरकार अधीनस्थ के रूप में काम कर रही, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं है, कुछ कंट्रोल राजा का और कुछ कंट्रोल अंग्रेजी सरकार का है, ऐसे जगहों पर अगर गोद लेना है तो उसके पूर्व भी आपको स्वीकृति चाहिए। मतलब यहाँ भी अंग्रेजी सरकार अपने आप को सुप्रीम पावर बनाना चाहती थी। ठीक है, तो गोद लेने के लिए स्वीकृति उसको चाहिए। और जो तीसरे टाइप की नीति थी वो ये थी कि जो स्वतंत्र देशी राज्य थे, हमारे जो राजे रजवाड़े थे छोटे छोटे, जो स्वतंत्र देशी राज्य थे, वो गोद लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता थी। वहाँ पे गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। तो याद रखिएगा, तो वो जो गोद दूसरा होता है। अब एक गोद, यहाँ पे दूसरे गोद का मतलब समझिए। एक गोद का मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया कि राजा जो गोद लेता है, डलहौजी क्या करता था, पूरे राज्य को गोद ले लेता था। डलहौजी क्या करता था, पूरे राज्य को गोद ले लेता। गोद लेना मतलब कि अब आपका राजा ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता, इसलिए वो उस राज्य पे अंग्रेजी सत्ता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, उस राज्य पे अंग्रेजी सत्ता का अधिकार हो जाएगा। तो इस तरह से उसकी व्यवगत नीतियाँ थी, जो हड़प नीति है, इस तरह से वो 3 नीतियों पे फॉलो करता था। और उसने क्या किया कि कुछ जगहों को मिला भी लिया। जैसे जो सतारा था, सतारा को 1848 में शामिल कर लिया अंग्रेजी सरकार में। अप्पा साहिब यहाँ के पेशवा थे, उनको हटा करके कर लिया ऐसा। जैतपुर, ठीक है ना, छोटे सा रियासत थी और जैतपुर को 1849 में कर लिया, मध्य प्रदेश में पड़ता है। संभलपुर, ये दोस्तों उड़ीसा में है। संभलपुर 1849 में ही संभलपुर को भी कर लिया। नारायण सिंह यहाँ के हेड थे, इनको भी कर लिया। बघाट एक जगह थी, वो पंजाब में थी। कैनिंग ने बाद में इसको वापस कर लिया फिलहाल, लेकिन शुरू में जो है लॉर्ड डलहौजी ने इसको भी अंग्रेजी सत्ता के अधीन कर दिया था। तो इस तरह की गोद नीतियाँ बना करके लॉर्ड डलहौजी क्या करता था, अपना शासन और बढ़ाते चला गया। इसके बाद देखिए, इतना ही नहीं, उदयपुर एक जगह था। उदयपुर ये आधुनिक मध्य प्रदेश में, उदयपुर नहीं है, उदयपुर 1852 में। झांसी को भी इसने लिया 1853 में, गंगाधर राव हेड थे वहाँ के। और नागपुर 1854 में रघुजी तृतीय, और अवध को 1856 में वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह पे थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। वाजिद अली शाह की मृत्यु हो गई थी और उनकी बेगम जो है वो शासन सत्ता संभाली हुई थी, तो उन पर कुशासन का आरोप लगाया। और उस पर रिपोर्ट किसने तैयार किया था, आउटरम ने एक रिपोर्ट तैयार किया था। आउटरम की रिपोर्ट पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध को अंग्रेजी सत्ता के अधीन कर दिया। अवध को अंग्रेजी सत्ता के अधीन कर दिया गया। इसके बाद देखिए, गवर्नर जनरल के बोझ को कम करने के लिए, कि गवर्नर जनरल के ऊपर जो बोझ है, इस पद का बोझ कम हो जाए, क्योंकि अब गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल तो है नहीं, ये तो भारत का गवर्नर जनरल है। अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल के ऊपर बहुत सारा बोझ होता है, तो उस बोझ को कम करने के लिए इसके बंगाल में अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी की। अलग से बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी की। अच्छा, सैनिक सुधार में क्या किया, मान लीजिए हड़प नीति में तो उसने इतना काम किया, ठीक है, अपने बोझ को कम करने के लिए उसने ऐसा काम किया। सैनिक सुधार में क्या किया, देखिए, जो कलकत्ता के तोपखाने थे, तोपखाने का जो हेड ऑफिस था, कार्यालय था, उसको मेरठ में शिफ्ट कर दिया। कलकत्ता के तोपखाने का कार्यालय कहाँ शिफ्ट कर दिया, मेरठ में। इतना ही नहीं, सेना का जो मुख्यालय था वो भी कहाँ स्थानांतरित कर दिया, शिमला। सेना का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया, शिमला। तो याद रखिएगा इस बात को। शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। शिक्षा संबंधी क्या सुधार किए हैं, सैन्य सुधार आपने देख लिया। बात करते हैं शिक्षा संबंधी सुधार पे, तो ध्यान दीजिएगा कि 1853 में टॉमसन के अनुसार, किसके अनुसार, टॉमसन, 1853 में टॉमसन के अनुसार उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, जिसको लोअर बंगाल और पंजाब, इन सभी जगहों पर भारतीय भाषा में शिक्षा का प्रस्ताव स्वीकार किया। चलिए, बहुत अच्छा काम किया इसने कि भारतीय भाषा में शिक्षा का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया कि भारतीय भाषा में भी शिक्षा दी जाएगी। 1854 में अगला इसका स्टेप क्या था शिक्षा संबंधी, 53 में इसने ऐसा किया, भारतीय भाषाओं को शिक्षा में प्रस्ताव दिया। और 1854 में वुड डिस्पैच लागू हुआ। वुड डिस्पैच के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वुड डिस्पैच था क्या, देखिए, प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा, प्राथमिक मतलब नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक की, पीजी तक की जो शिक्षा थी, इसके लिए व्यापक योजनाएं तैयार की गई। किसमें, वुड डिस्पैच में। तो कभी कभी पूछता है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित था, तो शिक्षा संबंधी सुधार से संबंधित था वुड डिस्पैच। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर देखिए क्या होता है, वुड डिस्पैच में होता क्या था। देखिए, वुड डिस्पैच को कहा गया भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा।
वुड डिस्पैच को क्या कहा गया कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। तो एक लाइन में बता दूं कि इतना बड़ा शब्द अगर इसके लिए मैग्ना कार्टा शब्द यूज किया जा रहा है, मैग्ना कार्टा मतलब यह भारतीय शिक्षा का संविधान है, संविधान समझ लीजिए, उसका मूल उद्देश्य, प्रस्तावना, उद्देशिका समझ लीजिए। तो वुड डिस्पैच को इतनी बड़ी संज्ञा दी जा रही, कुछ ना कुछ तो बात होगी। उसने नियम बनाया है वुड डिस्पैच में कि जो उच्च शिक्षा होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी, जो उच्च शिक्षा होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी, लेकिन देसी भाषा का भी विकास किया जाएगा। लेकिन ग्राम स्तर की ग्राम स्तर पे पाठशालाएं भी बनाई जाएंगी। देखिए गांव स्तर पे पाठशालाएं, देसी भाषा का विकास, लेकिन जब बात आती उच्च शिक्षा की तो वहाँ अंग्रेजी भाषा का विकास। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के विकास में योगदान किसका था? लॉर्ड मैकाले, याद है ना मैकाले, तो लॉर्ड नहीं मैकाले याद रखिए, और वो थे विलियम बेंटिक के समय में। रुड़की में पहला आईआईटी कॉलेज भी यहीं खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, ठीक है ना, आईआईटी रुड़की आज भी है, वो इसी के टाइम में इसी ने खोला था, ठीक है। आगे देखिए, इसलिए मैंने बोला कि डलहौजी बड़ा टॉपिक है और थोड़ा समय लगेगा इस पर। जिलों में हाई स्कूल स्तर के जितने भी ज़िले थे, जिलों में हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज खोले गए, एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज खोले गए। विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1857 में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि 1857 यहाँ लिखा है, और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों जगह पे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत, ये बड़ा टिपिकल वर्ड है और कन्फ्यूजन बना रहता है आपके मन में कि रहता क्या है अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत, ये होता क्या? ये जो है समाप्त हो गया। पहले ये समझने का प्रयास करिए कि था क्या। देखिए जब ऑकलैंड का टाइम चल रहा था ना, ऑकलैंड, ठीक है, तो ऑकलैंड प्रथम के टाइम में 1813 का एक्ट आया था, ठीक है। इस 1813 के एक्ट में ये नियम बनाया गया कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ध्यान समझिएगा, 1813 के एक्ट के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि भारत में शिक्षा का प्रसार किया जाए, और प्रसार करने के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष व्यय का प्रावधान किया गया अंग्रेजी शासन के द्वारा, अंग्रेजी सत्ता के द्वारा। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे भाई, भारत के तो थे नहीं, तो इन्होंने किया ऑकलैंड ने, ठीक है। उसके बाद देखिए उच्च वर्ग, सबसे पहले शिक्षा किसको दी जाएगी? उच्च वर्ग को। तो ये जो पैसा खर्च होता था ये निम्न वर्ग पे नहीं खर्चा किया जाता था, ये खर्चा किया जाता था उच्च वर्ग पर। तो उच्च वर्ग पर यह शिक्षा दिया जाएगा, और यह शिक्षा छन छन कर, एक दूसरे से छन छन कर होते होते लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगी? अपने आप निम्न वर्ग के पास पहुँच जाएगी। यही था अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत, ठीक है। तो यही था, और इसमें कुछ भी नहीं है। यानी ये जो शिक्षा का प्रसार के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है, ये खर्च किया जाएगा वो उच्च वर्ग के पास, और उनसे शिक्षा छन छन कर लास्ट तक कहाँ पहुँच जाएगी? निम्न वर्ग के पास। ये था अधोमुखी सिद्धांत, और इसी को कर दिया समाप्त, इसको समाप्त कर दिया कि ऐसे नहीं होगा, शिक्षा हर वर्ग को मिलनी चाहिए। तो चलिए, ये तो बढ़िया काम है। साथ ही साथ भारत में रेलवे का जनक भी किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेल चलाई गई भारत में, बम्बई से थाणे वहाँ का एक जिला है, 34 किलोमीटर दूरी है बम्बई से थाने की, उसके बीच में रेल चलाई गई। इस रेल को बनाया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने। किस कंपनी ने बनाया था इस रेल को? रेल इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने, ठीक है। और जो 3 इंजन बनाए गए थे वो कौन कौन से थे? तो फेरी क्वीन ट्रेन का नाम था, और इसको खींचने के लिए जो 3 इंजन थे वो थे सुन साहिबा सुन माने सुल्तान साहिबा, और सुल्तान साहिबा सिंध, ठीक है। तो ये फेरी क्वीन के 3 इंजन थे, पूरी की पूरी रेल का नाम था फेरी क्वीन, याद रखिएगा ये इंजन के नाम थे, और पहली रेल में ये इस्तेमाल किए गए। लॉर्ड हार्डिंग जब था ना 1844 में लॉर्ड हार्डिंग विलियम बेंटिक के बाद, तो लॉर्ड हार्डिंग ने सबसे पहले दिया था रेल प्रस्ताव। रेलवे का प्रस्ताव किसने रखा था? लॉर्ड हार्डिंग ने। किस समय में चलाएगी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में, ठीक 1 साल बाद, कलकत्ता से रानीगंज के बीच चलाई गई। पहली वाली मुंबई से थाने, दूसरी वाली कलकत्ता से रानीगंज। विद्युत तार सेवा का भी उद्घाटन किया गया। विद्युत तार सेवा मतलब होता है टेलीफोन। प्रथम विद्युत तार सेवा का शुरुआत किया गया 1853 में, जिस समय रेल लाइन चलाएगी उसी समय में कलकत्ता से आगरा के बीच ये सेवा शुरू की गई। कलकत्ता से आगरा के मध्य 1857 के संघर्ष में मरते हुए विद्रोहियों ने कहा, जो भारतीय लोग थे
ठीक है। इस विद्रोह में जो लोग मारे गए, मरते हुए उन्होंने कहा कि इस तार ने हमारा गला घोंट दिया। देखिए क्या होता था ना, 1853 में टेलीफोन हो जाने के कारण दिक्कत ये हुई कि जब मेरठ से क्रांति शुरू होती है तो दूसरे जगह के गवर्नर जनरल, दूसरे जगह की सेनाओं और सैनिकों को तुरंत सूचना भेज दी गई कि यहाँ पे क्रांति हो गई है, आप लोग अलर्ट हो जाएं। अगर ये टेलीफोन ना होता तो लोग अलर्ट ना हो पाते और क्रांति बड़े लेवल पे हो सकती थी। तो इसीलिए लोगों ने टिप्पणी किया कि इस तार ने, इस टेलीफोन ने हमारा गला घोंट दिया। ठीक है, आगे देखिए, डाक सुधार संबंधी काम भी हुए। सुधार क्या, डाक का पूरा काम ही यहीं पे हुआ है। डाक सुधार में क्या काम हुए, 1854 की बात है। 53 में टेलीफोन, फिर डाक आ गया, पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया, पोस्ट ऑफिस एक्ट, और डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। डाक टिकट जो आज हम लोग यूज करते हैं ना, ये प्रचलन डलहौजी के समय से शुरू है। 2 पैसे में भारत में कहीं भी पत्र भेजा जा सकता था, मात्र 2 पैसे में भारत में कहीं भी पत्र भेजा जा सकता था, ऐसा जो है नियम बना। महानिदेशक की नियुक्ति जो है डाकघर की देखरेख करने के लिए की गई। सबसे पहले महानिदेशक की नियुक्ति किसके लिए की गई, डाकघर की देखरेख करने के लिए की गई। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग PWD बोलते हैं शॉर्टकट में, PWD, ठीक है ना। PWD में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को कहा जाता है। यह पृथक रूप से बनाया गया और सार्वजनिक निर्माण विभाग, अगर हम हिंदी में बोलेंगे इसको तो इसका नाम है सार्वजनिक निर्माण विभाग। गंगा नहर का काम भी इसी, अच्छा, PWD का निर्माण इस समय किया गया। भाई रोड बनाना है और कुछ भी चीज़ें बनानी है, सरकारी चीज़ें, तो वो PWD का निर्माण करेगा। गंगा नहर का भी निर्माण हुआ 1854 में, सिंचाई के लिए इसको खोल भी दिया गया। इसके अलावा GT रोड जो थी ना, जिसका नाम चेंज हुआ था, ठीक है, उस GT रोड का निर्माण पुनः आरंभ कराया लॉर्ड डलहौजी ने। फिर से GT रोड बननी शुरू हुई, पूरा अच्छे से मेंटेन, बेहतरीन तरीके से। वाणिज्य संबंधी सुधार भी इसने किए थे। भारत के बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया। इंटरनेशनल ट्रेड अब यहाँ से हो सकते थे हमारे बंदरगाहों से। अभी तक इंटरनेशनल ट्रेड तो भाई हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के आ जाने के बाद से ये ट्रेड बिल्कुल कम होते चले गए थे। तो ये दुनिया के सामने फिर से ओपन हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ व्यापार करें, इसलिए ऐसा डलहौजी ने किया। साथ ही साथ लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया इसने। 1854 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया, जिससे प्रतियोगिता परीक्षाएं भारत में शुरू होने के चांसेज बढ़ने लगे। हालांकि 1923 से स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी ये स्टार्ट हुई लोक शिक्षा विभाग के माध्यम से 1854 में। डलहौजी ने एक अच्छा काम और किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के साथ मिलकर, ये भी राजा राम मोहन राय जी की तरह बड़े ही अच्छे समाज सेवी थे। इनके साथ मिलकर करके डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास किया। विधवा पुनर्विवाह नियम, देखिए विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन जी के साथ मिल करके सती प्रथा पर रोक लगा दिया था कि अब सती होने की ज़रूरत नहीं। पति मर गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अफसोस करो, गम करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन सती होने की ज़रूरत नहीं है। डलहौजी ने कहा कि जब पति मर गया तो अब विधवाओं का पुनर्विवाह भी हो सकता है। तो इस तरह की जो पहले ज़माने में इस तरह की कुरीतियाँ थी कि विवाह नहीं कर सकते, पति मर गया तुम भी मर जाओ, विवाह तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब देखिए, देख पा रहे हैं आपकी पूरे 20-30 सालों में कितना कुछ चेंज हो गया, कितना कुछ बदल गया। पुनर्विवाह अधिनियम आ गया, विधवाओं की पुनर्विवाह के लिए अधिनियम बना दिया गया 1856 की, अब ऐसा हो सकता है। एक और काम हुआ था इसके टाइम में, संथाल का विद्रोह हुआ था 1855 से 1856 में संथाल का विद्रोह हुआ था। तो मैंने सभी के सभी किसान आंदोलन के ऊपर एक वीडियो तैयार किया, उसमें सब का सब है। संथाल विद्रोह भी आपको वहाँ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों डलहौजी के बारे में बस इतना ही। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे, और लॉर्ड कैनिंग भी आखिरी गवर्नर जनरल थे भारत के, और फिर वहीं से उनको वायसराय में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 1858 में। तो उसके बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे। ये वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बगल में बेल आइकन होगा, उसे दबा दीजिए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे हमारे वीडियो आएंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आपका फ़र्ज़ बनता है, सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारी बातें पता चल सकें। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में। और यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं तैयार कर रहा हूँ जहाँ सभी सब्जेक्ट को
फ्री में निःशुल्क आप तक पहुंचाया जाएगा। अभी आप देखते जा रहे हैं कि कितनी स्पीड में ये काम जारी है, चल रहा है। साथ ही साथ अगर आप हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज को नहीं देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा ब्रह्मास्त्र सीरीज के एक एक वीडियो को आप देखें और उसको एकदम याद कर डालें, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देखें। बाकी हर सब्जेक्टिव वीडियो भी हम अपलोड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बराबर मैं आपके सामने नए नए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और ये मान के चलिएगा, हमेशा अपने मन में भरोसा विश्वास बना के चलिएगा कि ये वीडियो डालना मैं बंद नहीं करूँगा और पूरी के पूरे हर सब्जेक्ट को मैं कवर कराऊँगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो। बिल्कुल आसान तरीके में, एक आसान फॉर्मेट में सभी चीज़ें आपके सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, वीडियो पे जो ऐड आता है तो ये आपका परम कर्तव्य है कि उस ऐड को पूरा देखिए और ऐड पर क्लिक करिए। और 40 सेकंड 45 सेकंड का ऐड आता है तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।